हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लेक्चर नंबर 7 में। और हम इस लेक्चर में बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की घटना में प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रवेश करती हैं या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रवेश करती हैं तो वे अभिलंब की ओर झुकती हैं या अभिलंब से दूर भागती हैं। पर ऐसा क्यों होता है? और साथ ही साथ एक माध्यम से दूसरे और दूसरे माध्यम से तीसरे और तीसरे माध्यम से चौथे अर्थात कई माध्यमों में क्रमित प्रकाश के अपवर्तन की घटना में पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक और तीसरे माध्यम के सापेक्ष चौथे माध्यम के अपवर्तनांक, इन अपवर्तनांकों का आपस में क्या संबंध है और क्रांतिक कोण तथा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो 2 पॉइंट्स हमने आपको बताया था। पहला तो ये, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वे अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। जैसे ये मीडियम 1 आपका है विरल माध्यम और ये है मीडियम 2 जो कि सघन माध्यम है। और यह प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश की है तो वह जा तो रही थी इस मार्ग पर इस मार्ग पर न चलकर वह अभिलंब की ओर झुक गई। पर बच्चों ऐसा क्यों हुआ? या दूसरी घटना जो है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वो अभिलंब से दूर भागती है। आइए पहले से हम समझ लेते हैं। हमने आपको पढ़ाया निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक देखिए, यहाँ 2 माध्यम है, पहला मीडियम है और दूसरा मीडियम। पर ये माध्यम है क्या हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। ये वाटर हो सकता है, ये ग्लास हो सकता है या कोई भी मीडियम हो। पर जो भी ये मीडियम है उसका कुछ न कुछ तो निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। चलिए अगर हम उसे मान लें N1 और जो दूसरा माध्यम है उसका भी तो कुछ न कुछ निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। अगर हम उसे मान लें N2 तो बच्चों हम कैसे पता करें कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है या दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? तो निरपेक्ष अपवर्तनांक से इसकी डिफिनेशन क्या है? n = पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल जो है आपका वायु अथवा निर्वात ही होगा, क्योंकि पहला माध्यम वायु या निर्वात ही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त दूसरा माध्यम कुछ भी हो सकता है। अब आपको मालूम है कि वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है। इससे कम ही किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल होगी। वो कोई भी माध्यम हो, वायु अथवा निर्वात से अधिक स्पीड से उसमें प्रकाश की चाल नहीं चल सकती है। तो जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा स्पीड से चलेगी वो इस अनुपात को कम कर देगा, अर्थात ये अधिक हो जाएगा। अर्थात प्रकाश की चाल जिस माध्यम में ज़्यादा स्पीड चल रही होगी उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक भी अधिक होगा, कम होगा। और जिसमें कम स्पीड में चल रही होगी उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक
कम होगा और जिसमें अधिक स्पीड से चल रही है उसमें निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक होगा। तो इसमें अगर हम मान लें यदि N2 ग्रेटर देन N1 अर्थात दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक पहले माध्यम से अधिक हो, यदि दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक पहले माध्यम से अधिक हो तो आप इसमें कर क्या सकते हैं, दोनों पक्षों में N1 से भाग देने पर, और यहाँ दोनों साइड N1 से डिवाइड कर दे तो N2 बट्टे N1 ग्रेटर देन N1 बट्टे N1, मैंने N1 से दोनों साइड डिवाइड किया, ये कर गया आपका। तो N2 डिवाइडेड बाई N1 ग्रेटर देन 1 या N2 बटे N1 है 1N2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ग्रेटर देन 1। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम में बने आपतन कोण की ज्या, अर्थात अगर हम मान लें कि ये कोण I है तो ये आपतन कोण की ज्या और दूसरे माध्यम में बने अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के बराबर होगा, ये हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन 1। या इसी इक्वेशन को हम यहां लिख दे रहे हैं तो साइन I ग्रेटर देन साइन R। आप त्रिकोणमिति में कोणों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए समान प्रकार के त्रिकोणमिति अनुपात हों तो उनके कोण भी समान मानते हैं, तो I ग्रेटर देन R, ये रिलेशन आपको मिला। ये कब मिला, हमने एक कंडीशन लगाया था यदि N2 ग्रेटर देन N1 अर्थात दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक हो और पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कम हो, तो जिस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक होता है उस माध्यम को हम सघन बोलते हैं और जिस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कम होगा उसको हम विरल माध्यम बोलते हैं। अर्थात यहाँ प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही थी, है वो तो हमको प्रश्न में ही बता रहा था, पर ये कैसे मालूम पड़ा कि अविलंब की ओर झुकेगी ही। तो यहाँ देखिए I ग्रेटर देन R मतलब R की वैल्यू I से कम ही होनी चाहिए, R की वैल्यू I से कम होनी चाहिए, तो ये तो I, अब इतना कोण इधर का भी I ही होगा। अब अगर हमें R की वैल्यू I से कम लेनी है तो ये अपवर्तित किरण को, ये जो इसका वास्तविक मार्ग है इसके अंदर ही लेना पड़ेगा। अगर इस किरण को हम यहाँ खींच देते तो ये कंडीशन गलत हो जाती, I की वैल्यू R से बड़ी ना होती बल्कि छोटी हो जाती, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इससे पता चलेगा कि प्रकाश की किरण को अभिलंब की ओर झुकना ही पड़ेगा, तभी I की वैल्यू R से बड़ी प्राप्त होगी, अर्थात R का मान छोटा ही होना चाहिए, इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो अर्थात यहाँ से आपको दूसरा निष्कर्ष निकला, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वे अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, क्योंकि यहाँ I की वैल्यू R से अधिक प्राप्त होती है। नेक्स्ट, अगर बच्चों ये कहानी विपरीत होती, अगर प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से, दूसरी कंडीशन है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती, विरल माध्यम में प्रवेश करती तो वे अभिलंब की ओर झुकती ना बल्कि अभिलंब से दूर भागती, अविलंब से दूर हट जाती, अर्थात किरण आरेख कुछ इस तरह बनना चाहिए था। ये सघन माध्यम और ये विरल। चलिए इसके लिए हम कंडीशन क्या ले लेते हैं, सघन माध्यम है, इसके अपवर्तनांक को N1 मान लेते हैं, इसके अपवर्तनांक को N2 मान लेते हैं। तो यदि
N1 ग्रेटर देन N2, अर्थात पहले वाले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक दूसरे वाले माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक से अधिक हो तो यहाँ हम दोनों पक्षों में N2 से भाग दे रहे हैं, या N2 नहीं N1 से ही डिवाइड करिए। दोनों पक्षों में N1 से भाग देने पर N1/N1 ग्रेटर देन N2/N1, तो ये कटकर हो जाएगा 1 ग्रेटर देन N2/N1, या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं N2/N1 लेस देन 1। ये स्नेल के नियमानुसार आप इसे लिख सकते हैं साइन I बटे साइन R लेस देन 1, जहाँ I पहले माध्यम में बने आपतन कोण है और R दूसरे माध्यम में बना अपवर्तन कोण है। तो आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं साइन I लेस देन साइन R। अगर हम कोणों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो यहाँ आपको प्राप्त होगा I लेस देन R। इसका अर्थ ये हुआ कि I की वैल्यू R से छोटी होनी चाहिए, या आप ऐसा भी कह सकते हैं R ग्रेटर देन I, या R की वैल्यू I से छोटी होनी चाहिए। इस कंडीशन पर यदि N1 N2 से ज़्यादा है तो R की वैल्यू I से अधिक होनी चाहिए। तो I तो आपका यहीं तक का है, ये I होगा। अब इससे भी अधिक होना चाहिए R, इससे अधिक R तभी होगा जब यह किरण अविलंब से दूर भागेगी, अर्थात जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वे अविलंब से दूर भागती हैं। ठीक है बच्चों, इसे आप नोट कर लें। चलिए अगली हेडिंग बनाएंगे। दो से अधिक माध्यमों में क्रमित अपवर्तन। अभी तक हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़े तो उसमें केवल दो ही माध्यम होता था। एक माध्यम से प्रकाश की किरण चलती हुई दूसरे माध्यम में प्रवेश करती थी, पर यहाँ हम मान ले रहे हैं कि दो से अधिक माध्यम है, दो से अधिक 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। चलिए हम मान लेते हैं सुविधा के लिए कि ये समांतर तल हैं और इस तल पर किरणें आपतित हो रही हैं। ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2 और ये है मीडियम 3 और इसके बाद ये है आपका मीडियम फिर 1 आ गया। ये बीच में दो माध्यम हैं और ये किसी मीडियम 1 में ही रखे हैं, तो इसके बाहर चाहे ऊपर साइड हो चाहे नीचे की साइड एक ही मीडियम होगा, पर बीच में तो दो मीडियम आ गए। अब देखते हैं कि इसमें जब प्रकाश किरण इंटर करेगी पहले मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगी, फिर मीडियम 2 से मीडियम 3 में जाएगी, फिर मीडियम 3 से 1 में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक प्रकाश की किरण बना रहे हैं। ये किरण जिस बिंदु पर इंसिडेंट हुई वहां हमने एक परपेंडिकुलर बनाया, यह नॉर्मल और ये है इंसिडेंस रे। अब ये किरण चलिए साथ ही साथ हम ये भी मान लेते हैं इसका अपवर्तनांक N2 N1 है, इसका अपवर्तनांक N3 है और इसका अपवर्तनांक N2 इसका अपवर्तनांक N3। ये फिर से वही माध्यम आ गया जिसका अपवर्तनांक N1 है और N1 लेस देन N2 लेस देन N3। N1 विरल माध्यम, फिर इसके लिए ये विरल माध्यम, फिर इसके लिए सघन माध्यम हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये किरण जाना तो चाहती है इधर, पर इधर जाएगी नहीं, ये थोड़ा विलंब से झुकेगी, पर जहाँ तक मीडियम 2 है वहाँ तक तो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में चलेगी। चलिए इस कोण को हम मान लेते हैं I। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है जो कि पहले मीडियम में है, तो ये पहले मीडियम में
आपतन कोण है। अब दूसरे मीडियम में ये आपका बना अपवर्तन कोण। चलिए इस कोण को हम मान लेते हैं R1, क्योंकि अभी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और भी मिलेंगे, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और भी मिलेंगे, यहाँ अपवर्तन कोण और भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, तो इसलिए हम पहले वाले को मान लिए R1। अब ध्यान रहे बच्चों, जिस दूसरे वाले तल पर जब ये किरण आपतित हुई तो जिस पॉइंट पर आपतित हुई वहां मैंने एक दूसरा नॉर्मल बना दिया। इस नॉर्मल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं N2 से। तो ये किरण अभिलंब के साथ कितने कोण पर आई, ये R1 है तो ये भी कोण R1 ही होगा, क्योंकि ये अभिलंब ये रेखाएं समांतर थी, तो ये अभिलंब है तो ये भी समांतर होंगी, तो ये R1 तो ये भी कोण R1 होगा। तो ये किरण और थोड़ा झुकी, चलिए मान लेते हैं इसका अपवर्तन कोण R2 है, तो यहाँ अब एक और हम नॉर्मल बनाएंगे। परंतु बच्चों आप देख रहे हैं हमने यहाँ कंडीशन लगाया N1 ग्रेटर दैन N2 ग्रेटर दैन N3, तो अगर N3 N1 की कंपैरिजन करें, N3 N1 की कंपैरिजन करें तो N3 है सघन माध्यम और N1 है विरल माध्यम। अब इस बार किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में नहीं बल्कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो यह अभिलंब से दूर भागेगी, ये अभिलंब से दूर भागेगी और ये कोण होगा I। ये क्यों I हो गया उसको समझ लीजिए। पहले जब समांतर पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन होता है तो आपतित किरण और निर्गत किरण की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके लिए जितना आपतन कोण होगा उतना ही इसके लिए अपवर्तन कोण होगा। आगे चल करके आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए मान लेते हैं ये R2 है तो इधर ये भी होगा आपका R2, क्योंकि ये नॉर्मल है N2, ठीक से बना दे रहे हैं, सॉरी ये नॉर्मल N1, ये नॉर्मल N2 और ये नॉर्मल N3 हो गया। अगर ये वाला कोण आपका R2 है तो इधर वाला कोण भी आपका R2 होगा। चलिए तीनों में हम बारी बारी से स्नेल का नियम लगाते हैं और इनके अपवर्तनांकों में संबंध देखते हैं। तो चलिए बच्चों, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1N2 इंटू दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसको आप 2N3 से रिप्रेजेंट कर दीजिए, इंटू तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, इसको आप 3N1 से रिप्रेजेंट कर दीजिए। आइए देखते हैं कि इनका गुणनफल हमें क्या प्राप्त होगा। तो चलिए देखिए, इसमें आप स्नेल का नियम लगाइए। पहले माध्यम में आपतन कोण की ज्या और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात। तो पहले माध्यम में आपतन कोण की ज्या है I, तो यहाँ होगा sin I बटे इसके दूसरा माध्यम क्या है अपवर्तन कोण, दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण है R1, तो sin R1 हो जाएगा, इंटू यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 1N2 इज इक्वल्स टू sin I बटे sin R1, क्योंकि पहले माध्यम में आपतन कोण I है और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण R1 है, और 2N3 इक्वल्स टू हो जाएगा sin R1 बटे sin R2। ऐसा क्यों हो गया? अब दूसरे से तीसरे माध्यम में देखिए तो दूसरे माध्यम में आपतन कोण R1 है, I नहीं है, ध्यान दीजिएगा। दूसरे माध्यम में आपतन कोण I है, सॉरी I नहीं है, R1 है, इसलिए मैंने यहाँ रखा R1, और तीसरे माध्यम में अपवर्तन कोण R2 है, इसलिए मैंने यहाँ रखा R2। अब इसी तरह इसके लिए निकालिए 3N1 तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तन, तो तीसरे माध्यम में आपतन कोण की ज्या, तीसरे माध्यम में आपतन कोण क्या है R2, तो R2 की ज्या sin R2 हो जाएगा, और पहले माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या, तो पहले माध्यम में अपवर्तन कोण है I, तो sin I हो जाएगा। ये सारी वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं, तो चलिए नोट करिए फटाफट। तो sin R1 बटे sin R2 इंटू sin R2 बटे sin I। तो देखिए
साइन R1 से साइन R1 कट जाएगा, साइन R2 से साइन R2 कट जाएगा और साइन I से साइन I कट जाएगा। तो सब कट गया, बचा क्या 1। तो ध्यान दें बच्चों, जब दो या दो से अधिक माध्यमों में एक साथ क्रमित अपवर्तन होगा तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक और तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांकों, इन तीनों अपवर्तनांकों का गुणनफल सदैव 1 होगा। इसे आप नोट कर लीजिए, 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 इज इक्वल्स टू 1। इसे नोट करिए आप। ठीक है, चलिए मिटा रहे हैं इसे हम। नेक्स्ट है क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालिए क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। आइए इसको समझते हैं। ठीक है बच्चों, इसके लिए ये है आपका अपवर्तक तल और हम ये बना लिए अभिलंब। इसके लिए मीडियम 1 सघन होना चाहिए और मीडियम 2 विरल होना चाहिए। मीडियम 1 सघन हो और मीडियम 2 विरल हो, अर्थात पहला माध्यम सघन माध्यम हो और दूसरा माध्यम विरल माध्यम हो। तो प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचेगी तो होगा क्या, ये है आपतन कोण। अगर ये किरण अभिलंब के साथ ठीक 90 अंश का कोण बनाए, यदि R = 90 डिग्री तो I ही आपका होगा C अर्थात क्रांतिक कोण। तो ध्यान दीजिएगा, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसको हम C मान रहे हैं यहाँ पर, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान ठीक 90 अंश होता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। इसका नाम क्रांतिक कोण क्यों पड़ा बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्रांतिक मतलब ये कुछ नई क्रांति लाने वाला है। अगर ऐसा ना होता तो ये किरण होती क्या, अपवर्तित हो जाती, ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करती तो या तो अभिलंब की ओर झुकती या अभिलंब से दूर भागती, जो भी घटना होती। पर यहाँ ऐसा नहीं होगा। ये एक ऐसा कोण है कि अगर इससे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया तो प्रकाश में होने वाली घटना ही बदल जाएगी, अर्थात अपवर्तन के स्थान पर परावर्तन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो किरण यहाँ आई और ये 90 अंश के कोण पर वापस लौटी, अगर ये कोण मान लेते हैं 40 अंश, सपोज दैट दिस एंगल 40 डिग्री, अगर ये कोण 40 अंश है, अगर हम 40 से अधिक कोण पर किसी प्रकाश की किरण को लाएं तो ये किरण ऐसे वापस लौट जाएगी। अगर ये किरण वापस लौट गई तो जो कि मीडियम 1 में आई थी और मीडियम 1 में ही चली गई, तो ये घटना तो प्रकाश का परावर्तन है, अर्थात यह एक ऐसा कोण है जो इस प्रकाश की किरणों में कुछ नई क्रांति या प्रकाश की
किरणों के साथ होने वाली घटना में कुछ नई क्रांति लाने वाला है, अर्थात अपवर्तन की घटना को ये परावर्तन की घटना में बदल रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्रांतिक कोण, क्रिटिकल। ये एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, इसके आगे आप नहीं क्रॉस कर सकते, अन्यथा अपवर्तन की घटना आपको नहीं प्राप्त होगी। तो ध्यान रहे, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान ठीक 90 अंश हो, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, क्रिटिकल एंगल को C से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगर यहाँ पर हम स्नेल का नियम लगाएं, स्नेल के नियम से पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक साइन आई बटे साइन आर, और यहाँ पर आई की वैल्यू क्रांतिक कोण है, तो 1n2 इज इक्वल्स टू साइन सी बटे साइन 90 डिग्री। चूंकि आई इज इक्वल्स टू सी और R इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर ये हम वैल्यू रख रहे हैं तो 1n2 इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा साइन सी बाई 1, क्योंकि साइन 90 अंश का मान 1 होगा, अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक साइन सी बाई 1 अर्थात साइन सी होगा, या दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक 1/sin c होगा। इस फार्मूले को भी आप नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज कर स्क्रीन पर जो भी लिखा है उसे आप नोट करें। चलिए अगली हेडिंग आइए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हेडिंग बनाइए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके लिए कंडीशन क्या है? प्रकाश की किरणों को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही हैं। अगर प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही हैं तो प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना वहां नहीं होगी। इसकी कंडीशन है प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करें। तो चलिए देखते हैं, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो सघन माध्यम में आपतन कोण का मान विरल माध्यम में सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर आपतित प्रकाश की किरणें सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती हैं एवं प्रकाश की किरणों में होने वाली यह घटना प्रकाश का अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। फिर से सुनिए ध्यान से, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं और सघन माध्यम में
आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर, यहाँ आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण C से अधिक होने पर वे प्रकाश की किरणें सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती हैं एवं प्रकाश की किरणों में होने वाली यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं एवं आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर वे प्रकाश की किरणें सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती हैं, प्रकाश की किरणों में होने वाली यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। चलिए बच्चों, इसको आप नोट करिए और इसी के साथ ये वीडियो हम यहाँ खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे लेक्चर नंबर 8 में पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ प्राकृतिक घटनाएं। तो चलिए नोट करिए। धन्यवाद।